नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस एजुकेशनल चैनल मीमांसा यथार्थ पे। मैं गरिमा एक बार फिर उपस्थित हूँ आप सभी के लिए लेके क्लास 7th की सिविक्स की एनसीईआरटी, जिसका नाम है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन सेकेंड्स। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने क्लास 6 की एनसीईआरटी के सारे ही चैप्टर डिस्कस कर लिए हैं, जिसके वीडियोज़ आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 7 की एनसीईआरटी, जिसमें आज हम लोग इसका पहला चैप्टर डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है समानता। समानता। भारत एक लोकतंत्रीय देश है। कक्षा 6 की पुस्तक में हमने लोकतंत्रीय सरकार के मुख्य तत्वों के बारे में पढ़ा था, जैसे लोगों की भागीदारी, संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान, समानता और न्याय। समानता लोकतंत्र की मुख्य विशेषता है और इसकी कार्य प्रणाली के सभी पहलुओं को प्रभावित करती है। इस अध्याय में आप समानता के बारे में पढ़ेंगे और अधिक जानेंगे कि यह क्या है, लोकतंत्र के लिए यह आवश्यक क्यों है और भारत में सब समान है या नहीं। तो इसमें एक घरेलू कामगार है कांता, जिसकी स्टोरी दे रखी है। यहाँ पे ये इनके गांव में इलेक्शन हो रहा है, वोट पड़ रहा है, तो इसमें सब लाइन में लगे हुए हैं। तो ये कांता और सुजाता, उसकी फ्रेंड, ये लोग भी लाइन में लगे हुए हैं। तो यहाँ पे लोग बात करते हैं कि कितनी अच्छी बात है ना सुजाता, कि हम सब अपने देश के समान नागरिक के रूप में वोट डाल सकते हैं। जैन साहब भी हमारे साथ इस लाइन में हैं। वो यहाँ पे कहती है कि हम लोगों को वोट देने का समान अधिकार है। जैन साहब जिसके यहाँ वो काम करती है, उनकी बात कर रही है, वो भी उसी लाइन में है जिस लाइन में वो खड़ी है। फिर वो वोट डालती है और वोट डालती है तो कहती, वो ये सोच के वोट डालती है कि हमारे जो क्षेत्र में जो पानी लाएगा, पाइपलाइन लगाने का जिसने वादा किया है, उसको वोट देंगे। जो सुजाता है, उसकी बेटी बुखार में पड़ी है, उसको बुखार आ रहा है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है, तो इसीलिए वो काम पे जाती है और कहती है साहब से पैसे भी उधार पैसे लेने हैं, शाम को हॉस्पिटल जाएंगे गुड़िया को लेके। और उसकी जिस मोहल्ले में वो रहती है, जिस बस्ती में, उस बस्ती में बहुत गंदगी है। तो कहती है कि इसी कारण तो बीमार पड़ते हैं बच्चे, क्योंकि वहाँ पे साफ़ सफाई नहीं है। और यहाँ पे जहाँ वो काम करती है, तो उनकी जो मैडम है वो कह रही है कोनों को भी अच्छे से साफ़ करना। और वो पैसे देती हैं और कहती हैं कि पहले से पैसे मांगने की आदत मत बनाओ। और फिर शाम को, जब शाम हो जाती है, तो वो हॉस्पिटल पहुंचती है और वहाँ पे भी वो एक बड़ी सी लाइन में लगती है। लेकिन इस लाइन में सारे ही गरीब लोग होते हैं, जैन साहब जैसे बड़े लोग नहीं होते हैं यहाँ पे। तो सुबह से शाम होते होते जो समानता के बारे में कांता के जो विचार है वो बदलने लगते हैं। उसको पहले लगता है कि हम सभी इस देश के समान नागरिक हैं, हमको समान रूप से अधिकार मिले हैं, लेकिन शाम तक उसे लगता है कि ऐसा नहीं है। और फिर उसको यहाँ पे देखिए दे रखा है कि आपके विचार में समानता के बारे में शंका करने के लिए कांता के पास क्या पर्याप्त कारण हैं? कोई 3 कारण बताइए। फिर अब हम लोग आते हैं अपने चैप्टर पे, बात करते हैं समानता के बारे में। तो समानता, जैसा कि बताया गया है, ये किसी भी लोकतंत्र का मुख्य विशेषता है। और ये जो समानता है, ये भारत की लोकतंत्रीय कार्यप्रणाली के सभी पहलुओं को प्रभावित करती है, क्योंकि किसी भी लोकतंत्र के लिए समानता बहुत आवश्यक है। क्योंकि जब तक सारे नागरिक इक्वल नहीं होंगे, उनको समानता का अधिकार नहीं होगा, तो समाज में असमानता आ जाएगी, भेदभाव आ जाएगा, फिर लोगों के साथ अन्याय वाली स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। और फिर बात करें मताधिकार की समानता, तो आपने देखा कि हमारे देश में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्राप्त है सभी को, यानी कि 18 वर्ष से ऊपर का कोई भी नागरिक वोट डाल सकता है, उसको वोट डालने का अधिकार संविधान से प्राप्त है। और फिर चाहे वो
गरीब हो, अमीर हो, स्त्री हो, पुरुष हो, छोटी जाति का हो, बड़ी जाति का हो, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है। इसीलिए इसको सार्वभौमिक यानी कि सभी के लिए मत का अधिकार कहते हैं। अब समाज में कुछ असमानताएं भी दिखाई पड़ती हैं। तो उसमें सबसे मुख्य है जातिगत असमानता, यानी कि जाति के आधार पर भेदभाव। तो हमारा समाज, जो कि पता है आप लोगों को कि स्वतंत्रता से पहले कितने संघर्ष हुए समानता लाने के लिए। जब हमारा देश आज़ाद कराने के लिए संघर्ष चल रहे थे, उस समय जो जाति के आधार पर भेदभाव को ख़त्म करने के लिए भी संघर्ष चल रहे थे, जिसमें हम लोगों ने भीमराव अंबेडकर की स्टोरी पढ़ी थी, उनके बारे में जाना था क्लास 6 में। और आज भी अगर आप ग्रामीण भारत में रहते हैं, किसी गांव में रहते हैं, तो आपने बहुत ही कम उम्र में इस जातिगत असमानता को देख लिया होगा। आपको पता होगा, आप किसी भी जाति से संबंध रखते हो, आपने इसको ज़रूर देखा होगा। लेकिन अगर आप शहरों में रहते हैं तो हो सकता है आप सोचते हो कि हमारे समाज से जातिपात खत्म हो गया, मैं तो ये नहीं मानता और अब ऐसा कोई व्यवहार नहीं करता है इस हिसाब से, और ऐसा हमारे समाज में नहीं होता है। और आप कहेंगे कि हम जाति पात को नहीं मानते हैं। लेकिन अगर आप जो न्यूज़पेपर में एक क्लासिफाइड वाला कॉलम आता है जिसमें विवाह के लिए विज्ञापन दिया जाता है, तो उसको अगर आप उठा के देखेंगे तो उसमें जितने भी विज्ञापन होते हैं उसमें पहले जाति लिखी होती है कि फलानी कास्ट की लड़की चाहिए या फलानी कास्ट की वर चाहिए, फलानी कास्ट की वधू चाहिए। और कुछ में तो लिखा होता है कि गोरी बहू चाहिए, गोरी लड़की चाहिए। आपकी एनसीईआरटी ने भी ये कुछ जो विज्ञापन आते हैं विवाह के लिए वो दे रखे हैं, जिसमें लिखा हुआ है, देखिए, कुर्मी, क्षत्रिय, ब्राह्मण, जिजोदिया, बुंदेलखंडी, ब्राह्मण मान्य, राजपूत कन्या चाहिए, स्लिम गोरी बी कन्या चाहिए। तो इसमें इस टाइप के जो वर स्वजाति मैचिंग वर चाहिए, मैचिंग कलर की बात कर रहे हैं। तो आपने देखा कि इस टाइप के जो विज्ञापन हैं ये क्या दिखा रहे हैं कि अभी भी जब विवाह की बात आती है या ऐसे संबंधों की बात आती है तो उसमें लोग जाति को वरीयता देते हैं और उसको देखते हैं। यानी कि हमारी जो व्यवस्था है उसमें जाति एकदम अंदर तक बसी हुई है लोगों के, इससे लोग बाहर नहीं निकल पाए हैं। फिर बाहर से कहने के लिए भले ही कि हम जाति को नहीं मानते हैं ऐसा बोल सकते हैं। और आपकी ही एनसीईआरटी में ही एक दलित बच्चे की कहानी दे रखी है, जो ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं। ये जूठन उनकी एक पुस्तक है जिसमें उन्होंने अपने एक दलित बालक के रूप में बड़े होने के अनुभवों को प्रस्तुत किया है। तो इसमें वो बताते हैं कि जब वो छोटे थे तो एक गांव के स्कूल में पढ़ते थे, तो वहाँ पे उनको स्कूल में बच्चों के साथ जो उच्च जाति वाले बच्चे हैं उनसे अलग, यानी कि जहाँ पे वो गेट के पास जहाँ वो लोग अपने जूते चप्पल उतारते थे वहाँ बैठना पड़ता था, या सबसे कॉर्नर पे सबसे अलग ज़मीन पे बैठना पड़ता था। उनको सबके साथ बैठने नहीं दिया जाता था और उनको हर बात पे यह एहसास कराया जाता था कि वो सामान्य बच्चों की तरह नहीं हैं, उनसे कमतर हैं। और एक बार उनको अपने स्कूल में झाड़ू लगानी पड़ती थी। सारे बच्चे जबकि पढ़ाई कर रहे होते थे बैठ के क्लास में, तो उनको जब उनके स्कूल के मास्टर थे वो उनसे ग्राउंड में स्कूल में झाड़ू लगवाते हैं और ये क्रम कई दिनों तक चलता है। और फिर एक दिन उनके पिताजी जब उधर से गुजर रहे होते हैं तो वो देखते हैं, तो वो मास्टर जी का विरोध करते हैं और अपने बेटे को ले जाते हैं। और ऐसा अभी भी, अगर हम वर्तमान समय की बात करें, अभी भी कहीं कहीं पे कुछ स्कूलों में, सारे की बात नहीं करेंगे, लेकिन कुछ गांव के जो स्कूल हैं पिछड़े इलाके में, वहाँ पे आपको अभी भी ये देखने को मिल सकता है कि जो निम्न कास्ट के बच्चे हैं
क्योंकि सरकारी स्कूल में इस समय तो वो ही बच्चे पढ़ते हैं जो गरीब हैं या फिर जो निम्न कास्ट के हैं, जिनके माँ बाप अफोर्ड नहीं कर सकते प्राइवेट स्कूल में भेजना, जिसकी वजह से शिक्षा व्यवस्था भी काफ़ी उसका स्तर कम हो गया है। क्योंकि जब वहाँ पे पढ़ने वाले बच्चे निम्न वर्ग से हैं तो वहाँ पे जो टीचर हैं वो पढ़ाने में भी ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। और पहले शिक्षा व्यवस्था अच्छी थी, इसीलिए लोग सरकारी स्कूल से पढ़ के इतने बड़े बड़े पोस्ट पे पहुँच जाते थे। कुछ स्कूल अभी भी हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा चल रहा है, लेकिन कहीं कहीं पे ये चीज़ें अभी भी देखने को मिल जाती हैं, जैसा कि इसमें ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने वर्णन किया है। अगर हम बात करें दलित शब्द की, तो दलित का अर्थ होता है दबा या कुचला हुआ, जिसको दलित लोग, अछूत लोग जो थे पहले, वो अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। ये शब्द ये बताता है कि इन लोगों के साथ बहुत भेदभाव हुआ है पहले से और अभी भी होता आ रहा है जाति के आधार पर। तो ये तो थी जातिगत भेदभाव की बात। अब हम बात करते हैं मानवीय गरिमा का मूल्य। इसको समझाने के लिए आपकी एनसीईआरटी में एक अंसारी दंपत्ति की स्टोरी दे रखी है। एक अंसारी दंपत्ति हैं जो पैसे वाले हैं और वो एक शहर में एक कमरा चाहते हैं। तो वो कमरा ढूंढने के लिए एक जो कॉन्ट्रैक्टर है उससे संपर्क करते हैं। तो वो कहता है कि हाँ, हमारे शहर में कई कमरे खाली हैं उसकी जानकारी में। तो वो एक जगह उनको ले जाता है। तो वो मैडम पहले तो उस कमरा देने के लिए तैयार थी, लेकिन जैसे ही वो अपना नाम बताते हैं, मिसेज एंड मिस्टर अंसारी, तो कहते हैं कि यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको मांस खाने वाले लोगों से दिक्कत है, लेकिन मतलब जो मांसाहारी लोग हैं उनको हम नहीं रख सकते। लेकिन उनको पता चलता है कि जो पास के घर में कहीं से मांस पकने की खुशबू आ रही होती है। तो उनको समझ में आ जाता है कि ये रीज़न उनका धर्म है। और फिर जो वो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो उनको सलाह देता है कि आप अपना नाम मिस्टर एंड मिस्टर अंसारी मत बता के मिसेज एंड मिस्टर कुमार बताइए, तो आपको रूम मिल सकता है। लेकिन अंसारी दंपत्ति ऐसा करने से मना कर देते हैं, क्योंकि उनके आत्मसम्मान ने उनको ऐसा करने से रोक दिया कि जो अपनी डिग्निटी है, अपनी गरिमा है, उसको वो नहीं खोना चाहते हैं। ऐसे ही आप इसमें आपकी एनसीईआरटी में एक और उदाहरण दे रखा है मानवीय गरिमा को समझाने के लिए। ये जो दीवार फिल्म आप लोगों ने देखी होगी, अमिताभ बच्चन और शशि कपूर की फिल्म है, जिसमें वो वाला डायलॉग है, मेरे पास माँ है। ये उसी फिल्म का दृश्य 1975 में बनी दीवार फिल्म में जूते पॉलिश करने वाला एक लड़का फेंक कर दिए गए पैसे को उठाने से इनकार कर देता है। वह मानता है कि उसके काम की भी गरिमा है और उसे उनका भुगतान आदर के साथ किया जाना चाहिए। यहाँ पे साहब लोग आते हैं जो उससे बच्चे से जूता पॉलिश करवाते हैं और फिर उसको फेंक कर पैसा देते हैं। तो वो फेंक कर पैसे लेने से मना कर देता है और उनसे कहता है कि उठा के पैसे दीजिए। तो फिर उठा के पैसे देते हैं, क्योंकि सबके काम की गरिमा होती है, वो अपने आत्मसम्मान को नहीं खोना चाहता है। यहाँ पे हमने देखा था 6th क्लास की एनसीईआरटी में कि जो जातिगत भेदभाव को ख़त्म करने के लिए जो BR अम्बेडकर हैं, उन्होंने बहुत संघर्ष किया। इनके कुछ कोट्स दे रखे हैं, कुछ वाक्य दे रखे हैं, यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो हम लोग देख लेते हैं। इन्होंने कहा कि अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर जीवित रहना अशोभनीय है। आत्मसम्मान जीवन का सबसे ज़रूरी हिस्सा है, इसके बिना व्यक्ति नगण्य है। आत्मसम्मान के साथ जीवन बिताने के लिए व्यक्ति को कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी होती है, लेकिन कठिन और निरंतर संघर्ष से ही व्यक्ति बल, विश्वास और मान्यता प्राप्त कर सकता है। और दूसरा इनका कथन है, मनुष्य नाशवान है, हर व्यक्ति को किसी न किसी दिन मरना है, परंतु व्यक्ति को यह संकल्प लेना चाहिए कि वह अपने जीवन का बलिदान आत्मसम्मान के उच्च आदर्शों को विकसित करने और अपने मानव जीवन को बेहतर बनाने में करेगा। किसी साहसी व्यक्ति के लिए आत्मसम्मान रहित जीवन जीने से अधिक अशोभनीय और कुछ भी नहीं है। तो इसमें
आत्मसम्मान यानी कि मानवीय गरिमा की बात की गई है। हमारा संविधान भी मानवीय गरिमा के संरक्षण और उसको बढ़ाने की बात करता है। अब हम लोग बात करेंगे भारतीय लोकतंत्र में समानता की। हमारा जो भारतीय संविधान है उसमें अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता के अधिकार का वर्णन किया गया है। और जो हमारा संविधान है वो सभी व्यक्तियों को समान मानता है, फिर वो किसी भी लिंग के हों, किसी भी धर्म के हों, उनकी कोई भी शैक्षिक या आर्थिक पृष्ठभूमि हो, वो सभी संविधान या कानून की दृष्टि में समान हैं। लेकिन फिर भी ये कानूनी प्रावधान होने के बावजूद ऐसा नहीं कहा जा सकता कि असमानता खत्म हो गई है, क्योंकि अभी भी ये चीज़ें हमें हमारे समाज में देखने को मिल जाती हैं। ऐसे केसेस आते रहते हैं। हमारे संविधान में समानता को स्थापित करने के लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं, जैसे कि कानून की दृष्टि में सभी लोग समान हैं, यानी कि सभी के लिए समान कानून व्यवस्था है और किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। और सभी व्यक्तियों को जो सार्वजनिक स्थल हैं जैसे खेल के मैदान, होटल, पार्क वगैरह में जाने का समान अधिकार है। और सभी लोगों को जो सार्वजनिक कुएं, सड़क और नहाने के जो घाट हैं उस पर जाने का अधिकार है। और जो छुआछूत है, अस्पृश्यता, उसका भी अंत कर दिया गया है। ये कुछ संवैधानिक प्रावधान हैं हमारे संविधान में। अब हम बात करते हैं असमानता को दूर करने के लिए उठाए गए कदम। मतलब कानून तो बना हुआ ही है, लेकिन उसके साथ ही गवर्नमेंट कुछ योजनाएं, कार्यक्रम समय समय पर चलाती रहती है ताकि जो समाज में असमानता है ये ख़त्म हो सके। और जो ये योजनाएं हैं ये जो चलाई जाती हैं सरकार के द्वारा, इनका इस उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि जिन लोगों को अवसर नहीं मिले हैं या जो किसी भी वजह से पीछे रह गए हैं, वो लोग, उन लोगों का विकास हो सके और वो लोग मुख्य धारा में आ सकें। इसमें से एक महत्वपूर्ण योजना जो आपके NCERT में दे रखी है, मध्याह्न भोजन योजना, मिड डे मील स्कीम। परिचित होंगे आप सभी लोग इससे। इसके अंतर्गत बच्चों को जो 1 से 8 तक के प्राथमिक विद्यालय होते हैं, सरकारी स्कूल, उसमें बच्चों को जो दोपहर का खाना है, मध्याह्न दोपहर का खाना दिया जाता है। और जो ये स्कीम है 2001 में तमिलनाडु से शुरू हुई थी और इसको उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्यों में इसको 6 महीने के अंदर लागू करने का आदेश दिया था। जो ये दोपहर का भोजन है जब से मिलने लगा तब से बच्चों की स्कूल में उपस्थिति बढ़ी है। पहले बच्चे इसी वजह से स्कूल नहीं आ पाते थे कि उनके पास खाने के लिए नहीं था, तो उसके लिए छोटे बच्चों को भी लोग काम पर ले जाते थे ताकि जितने हाथ उतना काम हो सके। एक रीज़न ये भी था। और कभी कभी बच्चे जब दोपहर में उनको घर खाना खाने जाना पड़ता था तो वो खाना खाने जाते थे और वहीं रह जाते थे, वापस ही नहीं आना चाहते थे दोपहर के बाद। लेकिन जब से ये योजना शुरू हुई है तब से कुछ टीचर कहते हैं कि बच्चों की उपस्थिति स्कूल में बढ़ी है और बच्चे नियमित रूप से स्कूल आते हैं। और पहले दोपहर में जब बच्चे घर जाते थे खाना खाने के लिए तो माताओं को भी, अगर वो कहीं बाहर काम पे हैं तो उन्हें आना पड़ता था बच्चों को खाना देने के लिए। लेकिन अब वो निश्चिंत हैं कि दोपहर में बच्चों को खाना स्कूल में मिल जाएगा, उनको आना नहीं पड़ेगा। और अगर हम बात करें इस मध्याह्न मिड डे मील भोजन योजना की जो कुछ सकारात्मक प्रभाव जो हमारे समाज पे दिखाई देते हैं उनकी, तो इस जो योजना ने कुछ जातिगत पूर्वाग्रहों को कम किया है। जो लोगों ने अपने दिमाग को जाति के आधार पर बांट रखा था, तो अब ये क्या होता है, इसमें सभी जाति के बच्चे एक साथ बैठ के भोजन करते हैं वहाँ पे, चाहे वो ऊंची जाति के हों चाहे वो नीची जाति के हों। तो इससे थोड़ा सा जाति व्यवस्था में वो आया है। और इसमें कहीं कहीं पे जो खाना बनाने वाली हैं रसोइयाँ, दलित महिलाओं को वरीयता दी जाती है, उनको रखा गया है।
तो उनके हाथ का लोग खाना खाते हैं। इससे भी जो जाति व्यवस्था में थोड़ा सा ढीलापन आया है, लेकिन कहीं कहीं पे अभी भी ऐसा देखने को मिल जाता है कि लोगों ने विरोध किया कि दलित रसोइया था, इस वजह से उसके हाथ का खाना नहीं खाएंगे। तो इस टाइप की घटनाएं देखने को मिल जाती हैं। और इसमें जो गरीब बच्चे हैं, जो निर्धन बच्चे हैं, उनकी भूख मिटाने का भी इसने काम किया है कि जिन बच्चों को भरपेट भोजन घर पे नहीं उपलब्ध हो पाता था, तो वो लोग फिर जब स्वास्थ्य पेट ही नहीं भरा होगा तो पढ़ाई में मन कैसे लगेगा। तो उसमें भी अब बच्चे जब भोजन कर पाते हैं पेट भर, तो अच्छे से पढ़ाई में भी ध्यान दे पाते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि इन स्कूलों में जहाँ पे मिड डे मील मिलता है, वहाँ पे ज़्यादातर गरीब परिवारों के ही बच्चे जाते हैं। गांव में जिनके पास भी पैसा है, जो अमीर हैं, वो सब निजी स्कूलों में जाते हैं। और वहाँ जितनी सुविधाएं हैं उतनी सुविधाएं तो इन स्कूलों में अभी भी नहीं हैं। ये मिड डे मील का एक दृश्य है। अब हम लोग आते हैं अगले टॉपिक पे, समानता का संघर्ष। तो आपको पता है किसी भी देश में लोकतंत्र के लिए जैसे लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी, वैसे संघर्ष के लिए भी बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं। इतनी आसानी से सबको सारे राइट नहीं मिले हैं। अभी भी आप कहीं कहीं पे महिला का, कोई स्त्री है इस कारण उसके साथ भेदभाव होता है, कोई किसी निम्न जाति का है इसके कारण, और कोई विकलांग है या किसी अपंगता का शिकार है, इसके कारण भी लोग असमानता का व्यवहार करते हैं। और लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए समानता को स्थापित करना ज़रूरी है। इसके लिए दुनिया में जितने भी लोकतंत्र देश हैं, सब में संघर्ष के मुद्दे पे जो संघर्ष वो होता रहता है। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, आपकी जो एनसीईआरटी में दे रखा है एक उदाहरण, जो अमेरिका में जो अफ्रीकी मूल के लोग हैं, जिनके पूर्वज अमेरिका में लाए गए थे गुलाम बना के, उन लोगों के साथ अभी भी असमानता का व्यवहार होता है। उन लोगों के लिए स्कूल्स अलग थे। उन लोगों को, जो गोरे लोग हैं, उनके स्कूल में प्रवेश नहीं था उनके बच्चों को, और बस में भी उनको पीछे बैठना होता था, या फिर जब कोई गोरा व्यक्ति चढ़े बस में तो उनको उसके लिए खड़ा होना पड़ता था, अपनी सीट छोड़नी पड़ती थी। इसके लिए भी इन लोगों को, जो अफ्रीकी अमेरिकन हैं, उनको संघर्ष करना पड़ा। तो जो उनका संघर्ष है उसको नागरिक अधिकार आंदोलन यानी कि सिविल राइट्स मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। ये रोजा पार्क्स हैं। रोजा पार्क्स अफ्रीकी अमेरिकन महिला जो एक दिन काम से लौट रही थी, थकी हुई, तो ये बस में बैठी। तो जब एक गोरा व्यक्ति चढ़ा बस में, तो उसने इनसे खड़े होने के लिए कहा और इन्होंने खड़े होने से मना कर दिया। तो वहीं से इस आंदोलन की शुरुआत हुई। और ये पूरे जितने अमेरिका में रह रहे थे अफ्रीकी अमेरिकन, इन्होंने जो असमानता के हो रही थी इनके साथ, उसके विरोध में प्रदर्शन करना स्टार्ट कर दिया। ये घटना 1 दिसंबर 1955 की है, 1955 की। और ये काफ़ी लंबा ये आंदोलन चला और जाके 1964 में इन लोगों को बराबर के अधिकार मिले, यानी कि रंग के आधार पे भेदभाव ख़त्म हुआ। और इनके बच्चों को, जो अफ्रीकी अमेरिकन्स के बच्चे थे, उनको जो गोरे लोगों के बच्चों के जो स्कूल थे उसमें प्रवेश लेने की अनुमति मिल गई। अब उनको जो उनके लिए स्पेशल अलग स्कूल खोले गए थे उनमें जाना बाध्य नहीं रहा इनके लिए। और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अभी तक कुछ जो अफ्रीकी अमेरिकन्स हैं वो बहुत गरीब हैं और वो उन स्कूलों में प्रवेश नहीं ले पाते जहाँ गोरे लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, क्योंकि उनके पास उतनी सामर्थ्य नहीं, उतना पैसा नहीं है कि वहाँ की वो फीस दे सकें। के स्कूल हैं जिनमें अफ्रीकी बच्चे पढ़ते हैं, जिसमें लोग प्रवेश लेने की सामर्थ्य है, उसमें इतनी अच्छी सुविधाएं नहीं है, इतने अच्छे योग्य शिक्षक नहीं है, इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इतनी अच्छी व्यवस्थाएं नहीं जितनी कि
उन स्कूलों में हैं जहाँ गोरे लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं लोकतंत्र की चुनौती के बारे में कि किसी भी लोकतंत्र के सामने कौन कौन सी चुनौतियाँ हो सकती हैं। विश्व के ज़्यादातर देश अब लोकतंत्र हो चुके हैं, लेकिन किसी भी लोकतंत्री व्यवस्था को अभी तक पूरी तरीके से लोकतंत्र नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी भी कहीं कहीं पे किसी न किसी प्रकार की असमानता देखने को मिल जाती है, किसी न किसी प्रकार का भेदभाव देखने को मिल जाता है। तो ये पूर्ण लोकतंत्र हम किसी भी लोकतंत्री व्यवस्था को नहीं कह सकते, और इसके लिए समय समय पे लोग संघर्ष भी करते रहते हैं, जिसमें हमने देखा बहुत सारे संघर्ष देखे हमने। आप लोगों ने 6th क्लास के NCERT में भी देखा था कि महिलाओं को इंग्लैंड, अमेरिका, इनको लोकतंत्र बने कितने साल बाद यहाँ पे भी इक्वलिटी का इनको राइट मिला, समानता का अधिकार मिला। उससे पहले ये लोग समान नहीं थे। तो ये था हमारा चैप्टर समानता, क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर। इसके लास्ट में कुछ शब्द संकलन दे रखे हैं, कुछ शब्दों के अर्थ दे रखे हैं। वैसे सामान्य से शब्द हैं, पता होगा इनका अर्थ आपको, लेकिन हम बता देते हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यह लोकतंत्री समाज का अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है। इसका अर्थ है कि सभी वयस्क जो 18 साल से अधिक आयु के हैं नागरिकों को वोट देने का अधिकार है, चाहे उनकी सामाजिक व आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। ये सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ है। मानवीय गरिमा की बात हुई थी, तो गरिमा का अर्थ होता है, इसका तात्पर्य अपने आप को और दूसरे व्यक्तियों को सम्मान योग्य समझने से है। किसी भी व्यक्ति का आत्मसम्मान उसकी खुद की मानवीय गरिमा है। संविधान यह वह दस्तावेज है जिसमें किसी देश की जनता व सरकार द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों और अधिनियमों की निरूपित किया जाता है। फिर नागरिक अधिकार आंदोलन, जो कि अभी आपने रोजा पार्क्स के विरोध से शुरू हुआ था, देखा आपने। ये आंदोलन जो संयुक्त राज्य अमेरिका में 1950 के दशक के अंत में प्रारंभ हुआ, जिसमें अफ्रीकी अमेरिकन लोगों ने नस्लगत भेदभाव को समाप्त करने और समान अधिकारों की मांग की। तो ये था हमारा समानता चैप्टर। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, अपने मित्रों के साथ शेयर करिए, और हमारे ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे चैप्टर 2 के साथ इसी क्लास की NCERT। तब तक के लिए नमस्कार।